हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल पार्टी? बढ़िया। एक पीडीएफ आई क्या आपके पास? ये वाली आ गई? नहीं आई? काम तो नहीं आई हमेशा। आ गई? हाँ ये आई। हाँ ये भी वही है। कितने बढ़िया पेज है, बताओ, बढ़िया नोट्स है। हाँ ये तो भाई नदियां शुरू करनी है और है बेटा। अरे एक ही बात है, करंट अफेयर की अलग से बता तो दिया। अरे सुनो तो सही, मैंने कह दिया ना, करंट अफेयर का जो साल भर का जो करंट अफेयर है उसको अलग पढ़ा देंगे ना आपको। तो एडीओ में क्या है अलग से? करंट अफेयर है। अरे एडीओ के क्लास में करंट अफेयर है तो उसको अलग से पढ़ा देंगे तुम्हें, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो वही बात होगी है जी। 94 हो गया ना, एक और बढ़ गई बोगा बिल। आज शनिवार है ना, उस तेरी के आज तो क्लास है अपनी यूट्यूब पर 9 बजे क्लास हो भाई। अच्छा मैं तो तैयारी नहीं की क्लास की, क्या पढ़ाऊंगा? क्या? दो चीज पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो गोगा बिल और एक पढ़ाएंगे रेजांगला दर्रा शाम की क्लास में। रेजांगला पास पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजांगला पास का प्रश्न आएगा पेपर में, बता रहा हूँ। तुम्हारे में आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो आगे चल के आ जाएगा, लेकिन अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया। क्योंकि मूवी आ गई है ना, उसके ऊपर फिल्म बन गई है रेजांगला पास पर। डर जा भाई, डर जा। अच्छा कहाँ लाए हैं इसमें? खनिज से प्रश्न था सर, सुबह को आपने नहीं पढ़ाया है, कब पढ़ाइएगा रोज? खनिज पढ़ाएंगे ना, टॉपिक क्या प्रश्न था खनिज का? ला पेपर दे रहे ओ भाई, पेपर देना। नहीं सर ये वाली पीडीएफ लगानी है ना, ये सब पीडीएफ आज और कल 2 दिन में। क्या मजाक कर रखी है? देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक सुन लो इधर, ए बेटा सुन लो एक बार। नहीं सुनोगे इंस्पेक्टर? छोड़िए, अब मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं भाई। देखो ये जो पेपर दे रखा है, ऐसा अगर ये पेपर आएगा तो तुम्हारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ये सब प्रश्न बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन है, कुछ नहीं इनमें। अरे भाई हल्का ही है। अच्छा पश्चिमी तटीय मैदान है, इसमें क्वेश्चन आया 13 नंबर पर। सुन तो एक बार, बात तो सुन लो। इसमें क्वेश्चन दिया है कि पश्चिमी तटीय मैदान को भौगोलिक रूप से उत्तर दक्षिण 3 भाग में बांटते। उत्तर में गुजरात, महाराष्ट्र का गुजरात का हो गया काठियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण, कर्नाटक का कन्नड़ और केरल का मलबार। हो गया, सिंपल है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट बताओ, हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश मिलता है। जिप्सम के लिए मैंने 100 बार रोया है, जिप्सम के 96% भंडार राजस्थान में, थार स्थल में। 2 पता है तो ये भी हो जाएगा। और सुनो इसमें, सुन लो, बोले जा रहे हो पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा अजीब बात करते हो, मैंने जलवायु क्वेश्चन करवाया, पश्चिमी विक्षोभ नहीं बताया था, मैं बना के ऊपर यूरोप, नीचे अफ्रीका, भूमध्य सागर, जेट स्ट्रीम लेके आती है। तो ये पूछा है कहां से आता है? भूमध्य सागर से आता है। इसमें कौन अंग्रेजी है? ये अच्छा ये तो प्रश्न सुबह करवा के गया हूं टेस्ट में। मारमरा सागर को काला सागर से बास्फोरस सुबह नहीं करवाया, क्या बात कर रहे हो? अब और क्या इसमें, और कौन सा आएगा? कह रहे धातु खनिज, मैंने बताया था धातु धारवाड़ है, नहीं बताया था। धातु खनिज धारवाड़ है, भैंस घाटियों मिलती है, गोंडवाना चट्टानें, उनमें कोयला पाया जाता है। तो ऐसा है ना कि तुम लोग आराम से कर लोगे, इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कोई। हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। नहीं सब हो जाएगा। डर जाओ, सिलेबस पूरा होने दो एक बार, सिलेबस पूरा होने दो। सुन लो तुम लोग, ध्यान दे लो इधर। सुनो अफवाह तंत्र भाई, क्लास कितना टाइम, कितना है क्लास का? 7 6:15 नहीं, खत्म कब तक है? लास्ट एंड 7:40, 7:40 है ना? 7:40, 7:50 है तो 7:45 तक पढ़ेंगे, 1.5 घंटा, ठीक है ना? और 1.5 घंटा कोई भी चूच चपाट नहीं करेगा, बिल्कुल शांति के साथ में। पंखा चला दे भाई, पंखा भाई एलसीडी चला दो भाई। 7:50 तक कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। सुबह आपको पढ़ाना है कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे आओगे ना? 8 बजे आ जाना, ठीक है ना? सुबह 8 से 10:30 नदी नहीं पाएंगे कल, है ना? तो अब सुन लो, एक एक करके बातों पर ध्यान दो। अपवाद तंत्र 3 प्रकार का है। एक तो वह भाग है, कौन बंद कर ले, बैग में कर ले। एक तो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में, एक नदियां जो अरब सागर में, एक नदियां जो ना बंगाल की खाड़ी में ना अरब सागर। यार बताओ तुम फालतू के, मतलब सच में दिमाग नहीं है क्या? मैं क्लास शुरू कर चुका हूं, तुम बात कर रहे हो, बात मत करो यार प्लीज। भाई है ना छोटा, देख अंकल जी पढ़ ले यार चुपचाप। तो दीदी कोरोना गया, दीदी गया कोरोना गया। अंकल बैठ जा, बैठ जा। भाई चला रहे उसको, चलाएगा नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चलेगा, खराब है, इस पे देखो, है ना? गेट बंद कर लिया, गेट क्यों खोला है वहां तक बाहर का? कर। तो बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है, उस बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में गिरने वाली 2 हिमालय नदियां हैं, एक का नाम है गंगा, एक का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? गंगा। और सबसे पहली बात शुरू करेंगे गंगा से। कहां से बात शुरू करेंगे भाई? गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा भारत की सबसे पवित्र।
गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी। अच्छा, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और पवित्र होने की वजह से गंगा को 2008 में बनाया गया राष्ट्रीय नदी। क्या बनाया गया? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी किस वर्ष बनाई गई? 2008। कब बनी? 2000। गंगा के पानी में मिलता है गंगाई डॉल्फिन। क्या मिलता है? गंगाई। और ठीक अगले साल मतलब वर्ष आया 2009। कौन वर्ष आया? 2009। और गंगा के अंदर मिलने वाले गंगा डॉल्फिन को 2009 में घोषित कर दिया गया राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या बना दिया? राष्ट्रीय जलीय जीव। अच्छा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगाई डॉल्फिन। अब डॉल्फिन का करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? संरक्षण। और इसके लिए बनाया जाएगा अनुसंधान केंद्र। क्या बनाया जाएगा? अनुसंधान केंद्र। देखो आप जरूर सुन लो यार, आप जरूर एनआईटी घाट पर गए होंगे अकेले या साथ में अरे दोस्त लोग साथ गए होंगे, अकेले गए होंगे, कभी तो गए घूमने नहीं गए? तो एनआईटी घाट जाना। कहाँ जाना? एनआईटी घाट। और एनआईटी घाट से, और जब आप चलोगे एनआईटी घाट से पहुंचकर राइट में चलोगे गुलबी घाट की तरफ, तो एनआईटी घाट से गुलबी घाट की तरफ जाओगे ना तो आपको मिलेगा गंगाई डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। गंगा के किनारे स्थित है, गंगा घाट पर है। अच्छा सुन लो यार, मेरी सुन प्लीज। तो गंगा के इधर आप जाओगे एनआईटी घाट से गुलबी घाट की तरफ जाओगे इधर, तो आपको मिलेगा गंगाई डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा गंगा का। लेकिन वो तो अनुसंधान केंद्र है, लेकिन अभ्यारण्य बनाना पड़ेगा। और अभ्यारण्य है, इसका नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। कौन सा है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। और भाई साहब विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो आपका पड़ता है कहां पर? भागलपुर। कहां पड़ता है? भागलपुर। कहां पड़ता है? तो गंगा डॉल्फिन अनुसंधान पटना, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला कहां पर है? अंडमान भागलपुर में। इधर देख लें बाबूजी, ये देख इधर, ये क्या डिस्टर्ब क्या रखा है उधर? अच्छी हो तुम, मतलब मेरे सामने बैठ के आगे उधर देख रही है, क्या हो कर पागल हो? मतलब इतना समझा, इतने दिन हो गए समझाते हुए कि मेरे सामने बैठ के छेड़खानी नहीं करनी है। अजीब बच्चे हो तुम। तो सुनो भाई, ये बात होगी यहाँ पर। अब सुनो, भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है? गंगा। कौन है? गंगा। देखो गंगा का कुल अपवाह बेसिन 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8.6 लाख वर्ग। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000, 32 लाख लगभग है। और 8 एकम 8 8 2 16 8 3 24 8 चौका कितना गुना है? 4, मतलब 1/4। गंगा का अपवाह बेसिन भारत के कुल अपवाह बेसिन का 1/4 या लगभग 25% है। तो आप समझो कि संपूर्ण भारत के कुल अपवाह बेसिन में गंगा कितना कवर करती है? अकेली 8.6 लाख। इसका मतलब सबसे बड़ा अपवाह बेसिन अगर किसी नदी का है तो किसका है? गंगा का। गंगा नदी का है, गंगा का है। गंगा नदी देखो ऐसे है, जैसे ये आपकी है गंगा, गंगा के अंदर मिली कौन? यमुना। यमुना मिली चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब तमाम जो है इस पर गंडक, कोसी, सोन, उत्तरी कोयल। तो आपको लग नहीं रहा है कि टहनी हो जैसे पेड़ की शाखाओं के समान? इसलिए इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप है उसको कहते हैं कौन सा? उसको कहते हैं वृक्षाकार। कैसे कहते हैं? तो गंगा का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है? वृक्षाकार। कैसा है? वृक्षाकार। वृक्षाकार अपवाह तंत्र। अब सुनो, आप जब आप देखोगे गंगा की लंबाई 25-25, कितनी लंबाई है? 2525। सबसे मुश्किल टॉपिक नदी है क्योंकि इसमें इतने फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। कितने फैक्ट याद करोगे? मेरी बात समझे नहीं समझे? इसलिए कोशिश करो क्लास में मैक्सिमम चीजें याद हो जाए। समझे? सबसे बड़ा टॉपिक गंगा यही है, नदी वाला बहुत बड़ा टॉपिक है अकेला। और भौतिक प्रदेश तो बड़ा इसलिए क्योंकि उसके अंदर 6 टॉपिक है, उसमें अकेले में 6 है ना, तो वो एक थोड़ी है, वो 6 है, लेकिन तो अकेला ही बहुत बड़ा है, इसलिए इसको क्लास में याद करना है। 25-25 को लंबाई है। गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई यूपी के अंदर है। किसके अंदर है? 1450 किलोमीटर। कितनी है? 1450। और उत्तराखंड में 110, यूपी में 1450, बिहार झारखंड में 445, बिहार झारखंड 400, पश्चिम बंगाल में 520। गंगा सर्वाधिक 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा सर्वाधिक कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। देखो एनसीईआरटी में कहीं भी झारखंड का नाम नहीं, एनसीईआरटी में केवल 4 ही राज्य मिलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये सर्वाधिक 5 राज्यों में बहती है कौन सी? गंगा। सर्वाधिक 5 राज्यों में। ऐसी कोई नदी है जो, ऐसी कोई नदी है नहीं जो 5 राज्यों में बहे। कोई 3 में बहती है, कोई 2 में बहती है, कोई 4 में बहती है, कोई 2 में, 3 में, 4 में, बस 5 राज्यों में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा है गंगा। भाई स्लाइड है क्या? स्लाइड है? स्लाइड करने वाला है तो मंगवा दो, फिर देखो आप आगे। अगली बात पर आते हैं। अब सुनो, गंगा नदी का नाम अपने उद्गम पर गंगा नहीं होता है। गंगा के अंदर मुख्यतः बेसिकली 2 धाराएं। गंगा की जो सबसे प्रमुख धारा है वो मानी जाती है भागीरथी। कौन मानी जाती है? गंगा की सबसे मुख्य धारा कौन सी है? भागीरथी। गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? भागीरथी कहां से निकलती है? इसलिए जो उद्गम है गंगा का वो कौन मानते हैं? गंगोत्री मानते हैं। गंगा का उद्गम कौन मानते हैं? गंगोत्री। तो गंगोत्री का उद्गम, भागीरथी का उद्गम होता है गंगोत्री से। गंगोत्री इसकी मुख्य धारा है। अब 2 धाराएं हैं, ठीक है? कितनी धाराएं हैं? 2। भाई एक धारा मुख्य भागीरथी और दूसरी धारा है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? एक अलकनंदा और एक भागीरथी। गंगा नदी की सभी जो धाराएं हैं, चाहे वो भले ही आपकी एक नदी जिसका नाम भागीरथी हो, चाहे भिलंगना हो, चाहे अलकनंदा हो, चाहे उसके अंदर धौली गंगा हो, चाहे विष्णु गंगा हो, चाहे आपकी नंदाकिनी हो, चाहे आपकी जो है मंदाकिनी हो, पिंडर नदी हो, ये तमाम नदियां निकलती हैं उत्तराखंड। मतलब गंगा का नाम जब तक हरिद्वार तक, जब तक आई गंगा, हरिद्वार तक जितनी भी नदियां हैं सारा का सारा कहां पर? उत्तराखंड में। तो ये कहीं भी इसमें हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं आएगा। तो 2 धाराएं, एक धारा का नाम पश्चिम की तरफ भागीरथी, पूर्व की तरफ कौन सी? अलकनंदा। दोनों धाराएं अलग अलग बह के आती हैं, दोनों आकर के पहली बार मिलती हैं कहां पर? देवप्रयाग। कहां मिलती है? और देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो दोनों मिलकर के कहलाती है गंगा। देखो पहले भागीरथी है, अलकनंदा अलकनंदा है, कहीं भी ऊपर गंगा नाम इसका नहीं। लेकिन जब दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा। तो गंगा का नाम पहली बार गंगा किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग, उत्तराखंड में, है ना, देवप्रयाग में होता है। देखो जहां अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है इसको सास बहू का संगम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सास बहू का संगम। और यहीं से पहली बार इसका नाम होता है देवप्रयाग से नाम होता है गंगा। क्या नाम होता है? गंगा। गंगा भाई साहब आगे चलती है ऋषिकेश। कहां जाती है गंगा? और आगे चलती है और ये पहुंचती है कहां पर? हरिद्वार। कहां चलती है? हरिद्वार के बाद गंगा मैदानों में प्रवेश कर जाती है। गंगा का मैदानों में प्रवेश कहां से होता है? हरिद्वार। कहां से होता है? हरिद्वार। इसके बाद यूपी जाती है। यूपी के अंदर है कानपुर। कौन नगर है? गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर, क्योंकि उद्योगों का विकास हुआ ब्रिटिश काल के दौरान। किस काल के दौरान? ब्रिटिश काल। और उद्योगों में विकास हुआ वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग है? वस्त्र। और वस्त्र उद्योग का विकास हुआ तो वस्त्र उद्योग का विकास हुआ तो उत्तर भारत का मेन क्षेत्र कौन कहलाया? कानपुर। तो गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर कानपुर। गंगा का मैदान में प्रवेश हरिद्वार। गंगा का नाम पहली बार देवप्रयाग।
कौन धाराएं हैं? भागीरथी और बिलंग। फिर भाई साहब उत्तराखंड के बाद में यूपी, यूपी में फिर कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज होते हुए और फिर ये एंटर करती है कहां से? तो ये एंटर करती है बक्सर में चौसा। कहां से? बक्सर में चौसा। चौसा बक्सर से प्रवेश करती है और पटना सहित 12 जिलों में रहती है बिहार के। और बिहार के अंदर ये कटिहार से बाहर होती है। कटिहार से पहले भागलपुर में इसके ऊपर एक अभयारण्य जिसका नाम है कौन सा? इसका नाम है कौन सा नाम है? इसका नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है। फिर ये भाई साहिबगंज झारखंड जाती है और फिर उसके बाद में एंटर कर जाती है कहां पर? तो एंटर कर जाती है ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आता है फरक्का। कौन आता है? फरक्का के बाद में भाई ये जो नदी है ये दो धाराओं में बहती है। ठीक है ना, जिसमें फरक्का से एक धारा इसकी दक्षिण की ओर निकल जाती है, इसको बोलते हैं हुगली, और एक आगे निकल जाती है और इसका नाम पड़ता है भागीरथी। क्या नाम पड़ता है? फरक्का के बाद बंगाल में गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी। भागीरथी कहते हैं। प्लासी का युद्ध किसके किनारे लड़ा गया था? भागीरथी, है ना। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, और इधर थे बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का एक सैनिक था, सिख वो था, क्या कहते हैं? अरे क्या नाम था उसका? मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। हाँ, बंगाल सेना का नवाब था सिराजुद्दौला और इसका सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर, और मीर जाफर ने धोखा कर दिया किसके साथ में? सिराजुद्दौला, और बंगाल हार गए सिराजुद्दौला। और फिर बाद में बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर बना दिया, है नहीं? तो हाँ ठीक है, आप जो भी बने, ठीक है ना, लेकिन देखो, लेकिन दगा किसी का सगा नहीं होता है। ठीक है ना। धोखा करके आप देख लो कितने लोग उन्होंने धोखा किया है अपने उसमें और कितने सफल हुए हैं ना। तो धोखा कभी भी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए धोखा। ठीक है ना। देखो जो है ना, दुनिया कोई भी व्यक्ति सोने के चावल खाता है क्या? कोई नहीं, कोई सोने के चावल खाता दिखा है आपने किसी को? नहीं देखा ना। तो फिर आप सोच लो, क्योंकि हमें खाना तो वही है, 4 रोटी, थोड़ी सी दाल, भात, यही तो खाओगे, है कि नहीं? सोना थोड़ी खाया जाता है, नहीं खाते हैं ना। तो देख लो, तुम समझ जाओ, है ना, समझ जाओ इस बात को। तो फिर ये जो है ये भागीरथी कहलाती है, और ये बांग्लादेश में जब जाती है कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जमुना क्या कहते हैं? पद्मा जमुना मिलती है। पद्मा जमुना, पद्मा जमुना मिलती है। मेघना इसमें फिर एक नदी और मिल जाती है, और मेघना के साथ मिलकर मिलती है बंगाल की खाड़ी, डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अब बता देंगे आगे आ जाएगा, उसमें कुछ पता होगा। तो आप सुनो भाई, ये वाला तंत्र सुनो, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करोगे, आज ही याद करके जाना क्लास के क्लास में। ठीक है ना। चलो आप सुनो, एक बात पर ध्यान दो। गंगोत्री है ग्लेशियर, सॉरी ग्लेशियर है गंगोत्री। ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। सुनो भाई, गंगोत्री जो ग्लेशियर है, लाओ दे दो। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, उस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कौन सा? उसका नाम है जाह्नवी। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर से आएगी। देखो बोलेंगे सारे बच्चे, लेकिन चलाएंगे नहीं, केवल आपको बोलना है। ठीक। देखिए बच्चा है ना, इसको ब्लॉक तो मत ही करना, लेकिन ये बदतमीज बात है। ओए मास्टर, गंगा बलिया होते हुए बिहार जाती है, गलत बोलते हो। इसको तो ये सामने नहीं, इसको बता देता मैं, है ना। अरे उत्तर प्रदेश में बता तो दिया, और क्या करूं? बाकी कुछ भी लिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बोलने को ना। तो भाई देखो, नहीं ब्लॉक मत कर यार, कोई बात नहीं, बोलने। तो उसमें क्या होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकली? जाह्नवी। क्या कौन निकलती है? जाह्नवी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली जाह्नवी। जाह्नवी पहुंची गोमुख। कहां पहुंची? गोमुख के बाद नाम पड़ा भागीरथी। गोमुख के बाद क्या नाम पड़ा? ऐसा कहते हैं कि गोमुख जहां पर है वहां भागीरथ ने बैठ करके क्या करी थी? तपस्या। और तपस्या करी थी, और उसके बाद उनके नाम पर क्या नाम पड़ा इसका? भागीरथ। भागीरथी आगे चली, आगे चली, आगे चली। भागीरथी में एक नदी आकर के मिली, और उस नदी का नाम था कौन सी? बिलंगना। क्या नाम था? बिलंगना नदी। कौन नदी है? इधर से आई कौन सी? भागीरथी। इधर से आई बिलंगना। दोनों मिली, मिलते ही प्रयाग बना, गोविंद प्रयाग। कौन प्रयाग है? और एक स्थान पता है टिहरी। कौन स्थान पता है? टिहरी बांध नहीं है, टिहरी स्थान है। और टिहरी स्थान के ऊपर एक बांध बनाया गया, उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ बांध। क्या नाम इसका? स्वामी राम तीर्थ बांध। स्वामी राम तीर्थ बांध भाई साहब। और स्वामी राम तीर्थ जो बांध है, ये स्वामी राम तीर्थ बांध पड़ता है, और स्वामी राम तीर्थ बांध चूंकि टिहरी स्थान पर है, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया टिहरी बांध। समझ में आई बात? टिहरी बांध हो गया। आगे चली, आगे चल करके इंतजार करने लगी। इसमें इसको कहा जाता है सास, और इसको कहा जाता है बहू। तो ये सास बहू का संगम कहलाता है। ठीक है ना, सास बहू का संगम कहलाता है। सुनो भाई, आगे सुनो, आगे अगली बात पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट अगला देखो। अब जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में, इसका नाम है सतोपत। कौन ग्लेशियर? सतोपत। सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकल करके आती है। एक आती है विष्णु गंगा, एक आती है, और विष्णु गंगा के अलावा आती है धौली गंगा। विष्णु गंगा, और तो इधर से धौली गंगा, इधर से विष्णु गंगा। धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों मिलती हैं, और यहाँ प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में दोनों मिलकर के इसका नाम पड़ता है अलकनंदा। क्या नाम पता है? अलकनंदा। ये क्लास 11 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसे ही समझ रहे हो बात को? एनसीईआरटी का नाम है ये। तो ये दोनों मिली अलकनंदा। अच्छा उसको अपने विष्णु गंगा को मान लेते हैं मुख्तार। हाँ, लेकिन मुश्किल पूछेगा भाई, ऐसा प्रश्न तो है ना। तो ये कुल मिला के आपकी होगी, और ये होगी कौन सी? तो इस प्रकार से 2 नदियां आई। सतोपत ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर है? सतोपत ग्लेशियर। ग्लेशियर इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में हिमानी कहते हैं। तो सतोपत हिमानी से आई आपकी 2 नदियां। एक का नाम है कौन सी? विष्णु गंगा। एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों मिलकर कहलाई अलकनंदा। क्या कहलाई? अलकनंदा। अब भाई अलकनंदा आगे चली। अलकनंदा में एक नदी मिली आकर के, इसका नाम था नंदाकिनी। क्या नाम था? नंदाकिनी। नंदाकिनी जहां मिली उसका नाम है नंद प्रयाग। जहां नंदाकिनी मिली वो कौन सा है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग है भाई, नंद प्रयाग है। ठीक है ना। आपने एक बार इन प्रयागों को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आई थी, और इसका नाम है गोविंद प्रयाग। कौन प्रयाग है? गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग है। गोविंद प्रयाग कहाँ बना था? भागीरथी। और एक कौन सी थी? बिलंगना। भागीरथी और बिलंग, भागीरथी और बिलंग। एक और प्रयाग आया जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। अच्छा विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये है विष्णु गंगा और धौली गंगा। एक और नाम है, और ये है आपका, ये कौन? अच्छा एक आता है कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। अब देखो नंद प्रयाग आ गया। अच्छा ये तो आप सभी जानते हैं, ये दोनों मिलकर क्या हो गई है? अलकनंदा। अलकनंदा। अब अलकनंदा अगर हो गई है, तो यहाँ पर कौन सी मिली? नंदाकिनी। कौन सी है? नंदाकिनी। ये कौन सी है? नंदाकिनी है। ये आपकी नंदाकिनी। अब सुनो आप, ये धौली गंगा विष्णु गंगा धौली गंगा, विष्णु गंगा धौली गंगा आकर के बनाया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग हो गया। इस विष्णु प्रयाग में बन गया, इसके बाद इसमें कौन सी? नंदाकिनी। कौन मिली? नंदा। अलकनंदा। आगे चलिए तो इसमें एक नदी मिली, इसका नाम है कौन सी? पिंडर। कौन सी है? पिंडर है, पिंडारी। एक बात पिंडारी ठीक है, लेकिन चलो पिंडर कह दो, पिंडारी कह दो। अब देखो इसको आप ना ऐसे मत लिखो,
इसको आप ऐसे मत लिखो, इसको आप लिखो ऐसे लिखो, पी णे डे और फिर री। सही तो है, पिंडारी सही तो है, ठीक तो है, थोड़ी ना सही तो है, ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन इसका जो मेल जोल है वो रहता है, देखो पी णे आता है, कर्ण आता है, ऐसे जुगाड़ कर, जुगाड़ है, कुछ नहीं है, ज्ञान थोड़ी है इसमें कोई, अरे इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी लगा है, याद करने का पैटर्न है ना। पैटर्न क्या है, कर्ण अलकनंदा, कर्ण प्रयाग वहां बनता है जहां अलकनंदा में अणे वाली नदी मिलती है। अणे वाली कौन सी है, कर्ण, पिंडर है, कौन सी नदी है, पिंडर, पिंडर है। लेकिन देखो कई बार पेपर में ये आ जाएगा ना, जब कंफ्यूज मत होना है, न की मात्रा है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, एक बार याद कर लोगे फिर नहीं भूलोगे। मैंने ऐसे याद किया, मैं तो आपको बता दे रहा हूं कि मैंने ऐसे याद किया, तुम भी ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। अब सुनो आप, जहां पिंडारी नदी वहां पर बना कर्ण प्रयाग, पिंडारी नदी कौन सा बना, कर्ण प्रयाग। भाई साहब अलकनंदा आगे चली, आगे चली तो इसमें एक नदी मिली आकर के मंदाकिनी, कौन नदी, मंदाकिनी, और मंदाकिनी जहां पर मिली वहां प्रयाग बना रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी मिली रुद्र प्रयाग। अच्छा मेरे याद नहीं हो रहा था, मैंने कैसे याद करें, कैसे याद करें, समझ में नहीं आ रहा। तो जब मुझे याद नहीं होता है तो मैं क्या करता हूं, मेरा बहुत सिंपल तरीका है, जब भी कुछ याद नहीं हो लिख लो उसको, लिख के देखो जुगाड़ क्या हो सकता है, जुगाड़ कर दो है ना, जो जितना जुगाड़ कर पाएगा वो जल्दी जल्दी याद कर लेगा। मैंने देखा कर्ण का मिलान होता है इस अणे के साथ में, ठीक है ना, इससे होता है, अणे अणे से मिलान होता है। फिर मुझे मंदाकिनी भाई साहब याद ही नहीं हो, तो मैंने कहा क्या जुगाड़ करें, तो इसमें फिर मैंने व्यवस्था लगाई इसकी भी, तो एक बार याद कर लो, दोबारा नहीं करना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई 2 नंबर पे है, पिंड में 2 नंबर पे है, मंदाकिनी में 2 नंबर पे है, रुद्र में 2 नंबर पे है, जहां मंदाकिनी और रुद्र प्रयाग, मेरे समझ में आई, क्या समझ में आया, मंदाकिनी दप जो लगा, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, हो जाएगा याद। तो आप ऐसे कहते हैं ना बात के बाद में कि जहां पर नंद प्रयाग कौन सा कर्ण आता है क्या, कर्ण प्रयाग ना, तो कर्ण प्रयाग कहां होगा, जहां पर अलकनंदा, और अलकनंदा किससे मिलती है, काश किससे मिलती है, पिंडर, किससे मिलती है, पिंडर। और एक और मैंने आपको बताया रुद्र प्रयाग, कौन है, रुद्र, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और वहां रुद्र प्रयाग जहां पर अलकनंदा, और अलकनंदा किससे मिली, मंदाकिनी, किससे मिली, मंदाकिनी, किससे मिली, मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग और मंदाकिनी, होगी व्यवस्था, पक्की बात है। आगे देखो, अगली बात पर ध्यान दो, ये मंदाकिनी और इस तरफ आपका एक आता है वासुकी गंगा, तो मंदाकिनी वासुकी गंगा यहाँ पर बनता है सोन प्रयाग, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कौन सा प्रयाग है, सोन प्रयाग, कौन प्रयाग है, सोन प्रयाग, तो ये सोन प्रयाग है, ठीक है ना। दीदी दीदी क्या लिख रही हो, क्या है ये लिख रही है क्या, तो फिर संगम नहीं, इसको सुन लो, लिखा लिखा है तो कॉपी दे देगा ना, चिंता मत कर उसकी, लिखना नहीं किसी को, पेन तो आती नहीं लगाना है, उसको छोड़ दे, इसको सुन लो, लिखा लिखा है, सब कंटेंट तुम्हारे पास में है। हाँ उसमें नोट्स में अगर कुछ वैसा दिखे ना, ये तो है ही नहीं नोट्स में, उसको लिख सकते हो, बाकी पूरा फोकस इस पे लगाओ, पूरा ध्यान इस पे लगाओ ना। तो आपने व्यवस्था लगाई 2 जगह पर, एक तो लगाई पिंडर में व्यवस्था और एक लगाई रुद्र प्रयाग, है ना, व्यवस्था लगाई ना, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, पिंडर कर्ण प्रयाग, पिंडर और कर्ण प्रयाग। फिर भाई वासुकी गंगा, कौन सी गंगा, वासुकी, वासुकी गंगा, वासुकी गंगा जहां मिलती है ना, तो वो कौन, मंदाकिनी जहां मिलती है कौन सा प्रयाग है, सोन प्रयाग, सोन प्रयाग है, सोन प्रयाग, ठीक है ना। तो ये है, और फिर बहु आई, सास आई, बहु सास से मिली, ये बना देव प्रयाग, क्या बना, देव प्रयाग। इस प्रकार से आपका प्रयाग का मामला हो जाता है कंप्लीट। बताओ बातें क्लियर है कि नहीं है, कर लोगे। इसके बाद ऋषिकेश, इसके बाद हरिद्वार, ऐसे होती है आपकी गंगा। ये सब बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जो जो मैंने बताया है सारी बातें यहाँ पर लिखी, ठीक है। आगे चलो, गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियों में आप देखोगे तो दाएं तट से देखो, इधर से अगर गंगा को मान ले यहाँ से, तो यहाँ से गंगा देखोगे तो एक तो मिलती है इसमें कौन सी, यमुना, एक तो कौन है, यमुना, और एक इधर से आती है सोन, कौन आती है, सोन। तो यमुना और सोन 2 इसकी बड़ी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, 2 बड़ी सहायक नदियां यमुना और सोन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके ऊपर, यमुना, किस पर बात करते हैं, यमुना, यमुना नदी पर बात करते हैं, यमुना नदी पर बात करते हैं। सुनो भाई, यमुना पर जब बात करेंगे अपने, तो देखो यमुना उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से निकल करके और ये हरियाणा में आती है, कहां पर आती है, हरियाणा में एंटर करती है, और हरियाणा में ये प्रवेश करके, और फिर ये यहाँ से हरियाणा, और फिर देखो इस तरफ हरियाणा है, इस तरफ कौन है, यूपी है, ये इस तरफ हरियाणा हो गया, और इस तरफ कौन है, यूपी, हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। और फिर देखो यमुना के दाएं तट पर शहर बसा हुआ है कौन सा, दिल्ली, है कि नहीं, दिल्ली बताओ, अरे है कि नहीं। और फिर दिल्ली को क्रॉस करते हैं, यमुना क्रॉस करते ही इधर नोएडा आ जाता है, इस तरफ कौन है, नोएडा, यूपी का, सही बात है। तो देखो हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है, किसकी सीमा बना रही है, हरियाणा और यूपी, और सीमा बनाती है यूपी और दिल्ली की भी, और दिल्ली में इसको कालिंदी, दिल्ली में क्या बोलते हैं, कालिंदी कहते हैं। और यहाँ से फिर ये आगे बहती है, और फिर इस तरफ आप देखोगे तो ये यहाँ पर ये वाला जो ये इस तरफ राजस्थान है, और इस तरफ कौन है, एमपी, राजस्थान एमपी की सीमा पर यहाँ से बह रही है चंबल, कौन बह रही है, चंबल। तो फिर ये इधर यूपी में बहती है, और यूपी में इटावा में इसमें आकर मिलती है, इटावा मिलती है चंबल, अरे यमुना से चंबल, यमुना से कौन मिली, चंबल। और फिर ये आगे बह करके और यहाँ प्रयागराज में, और यमुना का मिलन होता है किससे, तो ये किससे मिलती है, गंगा से। तो मेरी बात समझ में आई, क्लियर हुआ सबको। इस प्रकार से नदी आई तुम्हारी कौन सी, इसका नाम है यमुना। देखो गंगा की सबसे लंबी सहायक, सबसे लंबी सहायक कौन है, यमुना। सबसे बड़ी सहायक घाघरा, बड़ी का मतलब है जिसमें पानी ज्यादा है, और लंबी का मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा, 1350 किलोमीटर के आसपास, है ना। आज मार खा के मानिएगा सर जी मम्मी पास में है, सास बहू सुन के मेरी तरफ देख रही है जैसे मैं भाग के शादी किया हूं, तेरे लक्षण ऐसे होंगे, हाँ। अच्छा मैं क्या बताऊं, छोड़ो। इसका उद्गम उत्तराखंड में होता है, कहां से, बंदरपूछ, उत्तराखंड में बंदरपूछ। तो उत्तराखंड में बंदरपूछ से होता है उद्गम किसका, तो उद्गम होता है किसका, यमुना, किसका होता है, यमुना, यमुना का। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये जो ग्लेशियर है इसका नाम कौन सा है, यमुनोत्री, स्थान का नाम है बंदरपूछ, कौन सा है, बंदरपूछ। उत्तराखंड यमुनोत्री से यमुना निकलती है, यमुना उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा और यूपी की सीमा, और फिर दिल्ली और यूपी की सीमा से बहती हुई यूपी में इटावा आती है, इटावा में इसमें मिलती है चंबल, और फिर चंबल को लेकर के आगे मिल जाती है प्रयागराज में, और प्रयागराज में किससे मिलन होता है इसका, गंगा से मिलन हो जाता है, गंगा से मिलन हो जाता है, और गंगा से मिलन। तो सारे बोलो गंगा मैया की। सुधर के नहीं जिंदगी में कभी। और बताओ कैसा लगा, अच्छा अच्छा अच्छा। पेपर भी देना है आपको, पता है ना इसका, हाँ देख लेना भाई, यहाँ तो बहुत अच्छा लगेगा, पेपर में देखो कैसा लगेगा। यमुना नदी का जल विवाद है, यमुना का जल विवाद है, यमुना जल विवाद,
इनके बीच में है, तो भाई यमुना का जल विवाद है, उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड कहता है अपने पास बहुत नदियां हैं, तुम लड़ने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं है, अच्छा तो लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो ना। अरे इतना भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, ये लिखना है लिख लो। यमुना नदी जल विवाद हरियाणा दिल्ली यूपी के बीच विवाद है, जिसमें हरियाणा द्वारा बनाया जा रहा हथनीकुंड विवादित बांध है। हरियाणा में कौन सा बांध बना इस पर? हथनीकुंड। लिख लो इस पॉइंट को, लिख लो कॉपी में, यमुना में जहां प्रिंट आउट आपके पास में है। आज आज तो नोट्स सबके पास होंगे, है एक आधा ऐसा आइटम जिसके पास नहीं है नोट्स, देखिए बैठे, अरे करो तू भी बावली है क्या, नहीं करो नोट्स? बढ़िया, हाँ इस पर ज्यादा बढ़िया दिखता है ना। लाइट बंद करना है, लिखा सबने? यमुना नदी जल विवाद के बीच में, बस यही तो है, बाकी थोड़ी ना। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो इसमें नहीं है, जो उस कॉपी में है। जैसे कानपुर गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर है, ये इसमें नहीं है, वो उसी नोट्स में है, देख लो। सर हिना मैडम का क्या हाल है? सर का क्या हाल है ये नहीं पूछेगा, वो चिंता हो रही है उसकी, जिसको चिंता होनी चाहिए उसको नहीं है, इसको चिंता है बेचारे को। बाप रे पूछे बच्चा ये, लिख लिया भाई, चले आगे। तो बस एक ही पॉइंट, सारा पेज नहीं लिखना है, ऐसे लगे पड़े सारा पेज लिख रहे हो। तो भाई साहब ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये तो इसकी बात है दीदी, इधर देख ले, यमुना की सहायक नदियां, क्या यमुना की सहायक? यमुना की सहायक नदियों में नाम सुनो भाई, ऋषि गंगा, बोलो, हनुमान गंगा, आसन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गिरी, टॉस, गिरी, टॉस, गिरी, टॉस, गिरी, वैसे बनता है रेणुका, रेणुका, गिरी में रह आता है, गिरी में क्या आता है? रैसे बनता है, रैसे बनता है, रैसे बनता है। भाई साहब रेणुका बांध किस पर है? गिरी नदी पर, टॉस पर नहीं, गिरी पर है भाई। देखो टॉस और गिरी मुझे याद नहीं हो रहा था, जब मैं देखा कि साऊ, क्या नाम है इसका, जुगाड़ बैठ गया, सै से सैका और रैसे रैका, याद हो गए एक बार में, है ना? नहीं सच में याद हो गए, मैं तो वो बताता हूँ जो मैंने किया है प्रैक्टिकल, मेरे याद नहीं था, मैंने ऐसे याद किया, ऐसे याद हो गया मुझे। उसके बाद में फिर दोबारा कभी नहीं बोला, एक बार व्यवस्था लगाओ, परमानेंट याद, ठीक है ना? अच्छा मंदाकिनी कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग है कि नहीं? पिंडल कर्ण प्रयाग, याद ऐसे याद होता है ना? ऐसे याद होता है कि नहीं? तो टॉस है किसाऊ, टॉस पे कौन है? किसाऊ, किसाऊ परियोजना किस पर? टॉस। और गिरी रेणुका, गिरो गिरी रेणुका, गिरी रेणुका। अच्छा वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान? लानोज, वेनेजुएला, ला से लानो, ऐसे याद हो जाता है, क्या करें, होता है याद, होता है तो कर लेते हैं, नहीं होता नहीं होता। देखो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गिरी, टॉस, ये तमाम जो नदियां हैं किसकी सहायक है? यमुना, किसकी सहायक है? यमुना सहायक। देखो रेणुका जी परियोजना हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला गिरी नदी पर, और किसाऊ परियोजना उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा टॉस नदी पर स्थापित की गई। अब एक बार थोड़ा सा इस मानचित्र को देख लो, थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, जैसे यमुना उत्तराखंड से आई, फिर इधर यूपी, इधर हरियाणा, यूपी हरियाणा की सीमा पे भाई ऐसे, फिर दिल्ली आ गया, और हमारे राजस्थान में हमारे जिले से पहाड़ी निकलती साबी, और ये साबी साबी जो है साबी जो है ये मिलती है जाकर किसमें? ये मिलती है यमुना में, है ना? लेकिन यमुना जाती नहीं है, साबी नदी जो है यमुना में जाती नहीं है। अकबर ने इतनी बार प्रयास किया इस नदी के ऊपर बांध बनाने का, साबी नदी पर, लेकिन अकबर बांध नहीं बना पाया इस पर। ये नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब तो इसमें पानी आता ही नहीं है, लेकिन पहले जब बताते हैं कि पानी जब आता था तो आसपास सब तबाह कर देता था। छोटी सी नदी है बस, है ना? थोड़ी सी 100-150 किलोमीटर है। यहाँ राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां है ना, तो उनमें बारिश होती थी, तो उनमें ज्यादा बारिश होती थी, पानी आता था, है ना? तो ये है एक जगह पड़ती है हरियाणा में, यहाँ पर रेवाड़ी, तो वहां तक लगभग इसका पानी जाता है। तो इसकी कई सारी कहावतें वो है, ठीक है? तो ये है, इसको नहीं भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। और ये जो हमने कर रखा है ये वाला एरो, ये जो नदी है इसका नाम नहीं लिखा, यहाँ पर लिखना चाहिए था, इसका नाम है घग्गर। कौन नदी है? घग्गर। आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। ये कालका की पहाड़ियां, कौन पहाड़ियां? कालका जगह हरियाणा में है, लेकिन कालका की पहाड़ियां जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश है, कालका से और शिमला के बीच एक रेल चलती है 94 किलोमीटर का, कालका रेलवे, है ना? कालका शिमला रेलवे 2008 में यूनेस्को की हेरिटेज उसमें शामिल किया गया, ठीक है ना? तो ये कालका जगह है ना, ये कालका जगह एक जगह है पंचकुला हरियाणा में, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते कालका, और उसके बाद फिर ये आपकी शिमला जाती है यहाँ से रेल। तो कालका पहाड़ियां हिमाचल से निकलती है, फिर ये हरियाणा में एंटर करने के बाद में, और फिर ये पंजाब हरियाणा की सीमा। देखो हिमाचल प्रदेश से निकलकर कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, चलती 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 लास्ट में एंटर करती है राजस्थान। और राजस्थान के बाद ये एक जगह पड़ती है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान, वहां पर पानी इसका क्या हो जाता है? समाप्त। भारतीय मरुस्थल में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर। घाघरा नहीं है, घग्गर नदी। इसे ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है, ऐसा मानते हैं, यही सरस्वती है, ठीक है? ये सरस्वती है। चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सब जो यमुना की सहायक है, तो यमुना की सहायक नदियों पर यमुना के क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? यमुना कहां से निकलती है? यमुना के किनारे दिल्ली है, यमुना के किनारे आगरा है, मथुरा है ना? आगरा, मथुरा, ये सब किस किनारे? दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, सब किस किनारे? यमुना। और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी 1504, ठीक है ना? 1504। अब सुनो, ध्यान दो एक बार, ये तो बात आपकी यमुना की होगी जो पढ़ना पड़ लिया। अब ये वाला पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है, छूट गया, ये तो अभी मैंने पढ़ाया था किसी क्लास में। अब लिख रखा है आगरा, मथुरा, नहीं लिख रखा ना? नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, छूट गया उस बैच में ये पॉइंट। चलो इसको क्या व्यवस्था करें इसकी? छूट गया, देखते हैं। सुनो ध्यान दो, यमुना की जो सहायक नदियां हैं, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, आसन, गिरी, टॉस, चंबल, सिंध, बेतवा, सारी नदियां तो याद नहीं करनी है,
और सारी नदियों में से तो याद करनी है वो सुनो एक बार। याद करने वाली नदियों में से एक नदी है चंबल। कौन नदी है? गंगा यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? चंबल। कौन है? चंबल है भाई, चंबल। चंबल अपने बहाव क्षेत्र में एक प्रकार का अपतन करती है और ये अपतन है कौन सा? अवनालिका। कौन अपतन है? इसको गुली रोशन कहते हैं, गुली गुली रोशन कहते हैं, अवनालिका अपतन। सुनो ध्यान दो, गहरे गहरे गड्ढे बनाती है, गहरे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, उसको अवनालिका अपतन बोलते हैं। अब ये यहाँ पर पड़ेगी विंध्याचल की पहाड़ियां, गुजरात से शुरू होती है, आपको बताया जोब टेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोब टेल्स कहते हैं। तो ये भाई सब यहाँ से निकलती है और यहाँ से जोब टेल्स है, इधर एमपी और फिर बिहार में कहाँ तक आगे सासा राम तक विंध्याचल है ना। एमपी के बीचों बीच ये इस तरफ कौन सा राज्य पड़ता है आपका? एमपी पड़ता है। एमपी के बीचों बीच विंध्याचल की पहाड़ियां, इधर नीचे नर्मदा, इसके बाद यहाँ पर सतपुड़ा और यहाँ पे कौन सी है? ताप्ती। ऐसे तो है, मैप तो क्लियर हुआ होगा ना, काफी सारा पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना। और इसमें आप देखोगे तो इसमें से चंबल नदी निकलती है, यहाँ विंध्याचल का पार्ट है, उसको बोलते हैं जाना पाव की पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां है? जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है नदी और जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल निकलेगी और जाना पाव की पहाड़ियों से निकल करके चंबल, और ये चंबल एंटर करती है राजस्थान। कहाँ एंटर करती है? राजस्थान में एंटर करेगी। राजस्थान में एंटर करेगी उससे पहले एमपी में इसके ऊपर एक बांध पड़ता है, इसका नाम है गांधी सागर। कौन सा बांध है? किस पर है? किस राज्य में? एमपी। एमपी पर, एमपी में चंबल पर स्थित गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर। ये चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध गांधी सागर। चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध गांधी सागर। किस राज्य में? एमपी। अब एमपी के बाद देखो, जाना पाव की पहाड़ियां एमपी से निकली, विंध्याचल से निकली, विंध्याचल जाना पाव की पहाड़ियों से निकलकर एंटर करके कहां पर? एंटर करने वाली थी राजस्थान, उससे पहले इसके ऊपर एक डैम बना दिया, इसका नाम है गांधी सागर। एमपी में चंबल पर सबसे बड़ा बांध। आगे चलिए भाई साहब, आगे राजस्थान का आता है एक जिला चित्तौड़गढ़। कौन आता है? चित्तौड़गढ़। और इसमें बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर। कौन सा डैम है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल चित्तौड़गढ़ के बाद आती है कोटा, और कोटा में इसके ऊपर आता है जवाहर सागर। कौन आता है? और फिर इसके ऊपर आता है कोटा बैराज, और फिर आगे बहती हुई राजस्थान एमपी की सीमा, और इटावा में जाकर किससे मिल जाती है? इटावा मिलती है किसे? यमुना से। इस प्रकार से ये है चंबल नदी घाटी परियोजना। दुनिया में एकमात्र नदी घाटी परियोजना है जिसमें 100 किलोमीटर की दूरी में 4-4 डैम बनाए गए। कितने नजदीक नजदीक। चंबल जो है ये घड़ियालों का संसार है। चंबल में भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं घड़ियाल, एलिगेटर होते हैं, सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल। सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ मिलते हैं? चंबल। तो देखो ये निकलती है, आती है, सर्वाधिक घड़ियाल मिलते हैं और सर्वाधिक अवनालिका अपतन करती है। अच्छा, चंबल पर राजस्थान में एक बांध पड़ता है, जलप्रपात है, इसका नाम है चूलिया। कौन सा है? चूलिया। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल पर स्थित गांधी सागर चंबल का सबसे बड़ा बांध है, जो गांधी सागर कहां पर? एमपी। और चंबल पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। चंबल की एक सहायक, इसका नाम है छिपरा। कौन सहायक है? छिपरा। छिपरा के किनारे है उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। कौन है? उज्जैन। ऐसे फिर यहां से जाती है सिंध, बेतवा और कौन जाती है? केन। सिंध, बेतवा और केन। ये सिंध, बेतवा, केन भी निकलती है कहां से? एमपी विंध्याचल से, यूपी में यमुना से मिल जाते हैं। सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है और केन। सिंध, बेतवा और केन ये नदियां भी इधर से निकलती हैं, यमुना में जाकर के मिल जाते हैं। ये कुल मिला के चंबल की ये जो नदी है आपकी चंबल, आपको उतना डिटेल से नहीं बताना है अपने को। यहाँ पर ये पड़ती है अरावली की पहाड़ियां, और यहाँ से नदी निकलती है, इसका नाम है बनास। कौन नदी है? देखो विंध्याचल से नदी आती है काली सिंध, एक आती है पार्वती, तो बनास, काली सिंध, पार्वती, ये तमाम जो नदियां हैं, ये सब नदियां किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। छिपरा भी आ गई इसमें। देखो ये नदी हमने ऊपर गंगा है, नीचे यमुना है। चंबल, सिंध, बेतवा और एक कौन सा है? केन। भोपाल किसके किनारे है? बेतवा किनारे। भोपाल किस किनारे है? बेतवा। भोपाल बेतवा के किनारे। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और भारत की पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है ना। तो ये है। झांसी नगर भी किसके किनारे बसा हुआ है? ये भी इसी बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का है? चलो बहुत बढ़िया भाई। कौन सा? किसमें नहीं है? सुनो, ये पीडीएफ अपलोड हो गई होगी, कोई बात नहीं, नहीं हुई, मान लिया, बस मान लिया नहीं हुई है, बस भाई ये पीडीएफ अभी एप्लीकेशन अपलोड करो, इन बच्चों को दे दो। अरे यार बवाल मत करा करो तुम, शांति रखा करो ना। टेलीग्राम पे भाई, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दो सब बच्चों। सुनो रुको यार, सिकंदर से मंगवाओ, मैंने भेज रखी है A4 साइज में, उसको बोलो A4 साइज भेजी हुई है मैंने, उसका व्हाट्सएप खुला है ना उसका? देखो सुनो बेटा, सुनो बात पर ध्यान दो। एक नदी है सोन। कौन नदी है? सोन। सुनो सुनो, बंद करो इसको। सोन नदी है, सोन। सोन पर सुनो आप। इधर आप थोड़ा ये वाला मैप अगर समझ में आएगा तो तुम आराम से कर लोगे ना। दीदी इधर देखो, ये इधर से ये वाला इस तरफ पड़ता है एमपी। कौन पड़ता है? एमपी पड़ता है, एमपी। एमपी इधर एमपी है ना, एमपी है इस तरह, ऐसे एमपी है, ये मध्य प्रदेश है। इस तरफ ये कौन है? यूपी है, यूपी है। और एमपी के बगल में इधर कौन है? छत्तीसगढ़। और इधर कौन पड़ता है? झारखंड, ठीक है, झारखंड है। अब सुनो, अब हम थोड़ा सा एक बार मैप पर बिल्कुल थोड़ा फोकस करेंगे, तो आप देखो मानचित्र के ऊपर। अरे ये नहीं है भाई साहब, अरे ये नहीं है यार, एक मिनट में तुम्हें अभी भिजवा देता हूं, रुक जाओ एक सेकंड, बाद में। सोच मत करो भाई। हाँ 26 पेज की है, किसको भेजना है? डाला है क्या 26 पेज का? ये वाला पीडीएफ, ये वाला है ना? हाँ ये देखो ऊपर करो, हाँ यही तो है, पढ़ा रहा हूँ। हाँ ये डालना, ये लगा डाल तो रखा, ये है ना, 169 का है, डब्ल्यू बुच 169 है, कान से मारूंगा, 26 पेज का है, मिला हुआ है ना? दिमाग मत खराब करो, ये पीडीएफ देखा है डब्ल्यू बुच, हाँ देखा है तुम्हें, ये पीडीएफ रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब आगे देखो, क्यों टाइम खराब हुआ है 5 मिनट का? दे दो सामने, देखो आगे, सोन देखो, ऐसा इधर देखो, ध्यान दो, इधर बच्चा तेरे सामने देखो, ये एमपी की सीमा और एमपी के बगल में छत्तीसगढ़, और भाई साहब यहाँ से ये चोटी है, इसका नाम है अमरकंटक, जिला अनूपपुर है, और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश।
और पहाड़ी है मैकाल। कौन पहाड़ी? तो मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक चोटी से नदी निकली, इसका नाम है सोन। कौन नदी? कौन नदी? सोन। अमरकंटक से निकली। अब ये एमपी से बह रही है, एमपी से बहती 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 हुई यूपी गई, और यूपी जाकर के और बिहार में जाकर के फिर ये पटना के नजदीक में किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है। पटना मनी में तो लोगों को बिहार में जो बिहार स्पेशल पढ़ाया जाएगा उसमें बता देंगे सर आपको, ठीक है। ज्यादा डिटेल से कहाँ मिलती है, किस गली में मिलती है, किस मोहल्ले में मिलती है, सब बता देंगे। इधर ध्यान, एमपी कुछ यूपी और ये बिहार में आकर किससे मिल गई? आकर के ये मिल गई मनेर के निकट या पटना के निकट, किससे मिल गई? गंगा से मिल गई। हो गया। अब सुनो, इसकी सहायक नदियां, एक नाम है जोहिला। क्या नाम है? कौन? एक है छोटी महानदी। कौन सी है? नहीं करना याद। एक है गोपद। जोहिला, गोपद, छोटी महानदी। और दाएं तरफ से आती है रिहंद। कौन सी आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी कोयल। कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन की सहायक नदियां जोहिला, गोपद, जोहिला, गोपद, छोटी महानदी, है ना, रिहंद, और एक कौन सी है? एक कौन सी है? उत्तरी कोयल। ये सब किसकी सहायक है? सोन। कौन की सहायक है? सोन, है ना। सोन के ऊपर पुल भी है, डिही ऑन सोन, है ना। डिही ऑन सोन है ना, किस जिले में होता है? हाँ ठीक है। सुनो 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 सुनो, सोन नदी एमपी के अनूपपुरा जिले में मैकाल से के अमरकंटक से होता है, जो बिहार में गंगा से मिलती है। सोन पर एमपी के शहडोल जिले में बाण सागर। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं कह नहीं सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण सागर, बाण सागर किस जिले में है? एमपी में। राज्य कौन सा है? एमपी। बाण सागर किस राज्य में है? एमपी। भाई बाण सागर जो है वो बाण सागर आपकी ये किस राज्य में है? एमपी में है। और किस नदी पर है? सोन। किस पर है? सोन, जो एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना। सोन की सहायक नदी में रिहंद, गोपद, जोहिला, छोटी महानदी आदि प्रमुख है। तो इसमें उत्तरी कोयल भी है। अब सुनो, तो रिहंद नदी पर बांध बना है यूपी में, रिहंद बांध। कौन सा बांध है? रिहंद बांध के पीछे जो परियोजना है उसका नाम है गोविंद रिहंद परियोजना है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है, और रिहंद बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और भाई साहब गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो उसको मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर है, गोविंद सागर, ठीक है। नहीं गोविंद सागर नहीं, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर भाखड़ा बांध के पीछे है, हिमाचल। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ना, तो बड़े व्यक्ति है ना। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो सुनो बात, जब ये राज्य आपका कौन सा? झारखंड। झारखंड से निकलती है उत्तरी कोयल। देखो यूपी और झारखंड की सीमा पर सोन बह रही है, ये सोन है, और सोन में मिलती है कौन सी? उत्तरी कोयल। भाई देखो उत्तरी कोयल मिलेगी। उत्तरी कोयल के ऊपर एक डैम जो प्रस्तावित है, जिसका काम चल रहा है, उसका नाम है मंडल डैम। कौन सा है? 1983-84 की परियोजना थी, लेकिन बिहार तो उस समय बिहार झारखंड की थी, तो बिहार सरकार का जो वन विभाग था उसने इस परियोजना को रोक दिया और बोले कि भाई नहीं बनेगा, बांध क्यों नहीं बनेगा? बोले इतनी ऊंचाई है, यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पलामू टाइगर, है ना। और नेशनल पार्क है जिसका नाम है कौन सा? अरे नहीं, पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क। कौन सा है? बेतला। बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में है पलामू टाइगर रिजर्व। तो बोले अगर आपका डैम टूट गया, देखो डैम टूट गया, तो बोले कि यहाँ बाढ़ आ जाएगी और वन जीवों को नुकसान होगा। दूसरी बात, ये बांध आप जब बनाओगे तो उस बांध के पीछे बहुत बड़ा पानी भरता है, तो बोले नेशनल पार्क का बड़ा रीजन उसमें डूब जाएगा, तो बोले डैम नहीं बनाने देंगे। अब आप समझो 83 में बनना था, 40 साल बाद मंजूरी मिली इसको। कितने साल बाद? कैसे मंजूरी मिली? बोले बना लेना तो यार, थोड़ी ऊंचाई कम कर लें, उसी समय कर लेते, 40 साल फायदा तो होता। अब आप समझ रहे हो ये स्थिति है ना। तो ये मंडल डैम झारखंड में किस पर आएगा? आपका उत्तरी कोयल। और ये पलामू टाइगर रिजर्व से बहती है, और आपका क्या कहते हैं, बेतला नेशनल पार्क आएगा, इससे होकर प्रवाहित होती है। अब ये बेतला नेशनल पार्क उसी नोट्स में है, इसमें नहीं है ना। मुझे पता है ना, मैं जान रहा हूँ क्या क्या उसमें है, क्या इसमें है ना, लेकिन सबको याद है। तुम्हें याद होने का मतलब थोड़ी सबको याद है। मुझे पता कैसे मान हो बैठते हैं यहाँ पर, पता ही नहीं चलता कहीं को तो हो क्या रहा है क्लास में। सही है, एक साल तो ऐसे निकलता है, एक साल 1.5 साल तैयारी करते हैं ना, तो 1.5 साल 2 साल तो यही समझ में नहीं आती है कि हो क्या रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, कौन सा सिलेबस करें, कौन सा नहीं करें, पेपर पता नहीं है, सिलेबस नहीं पता है, हो क्या रहा है, चल रहा है, फिर धक्के खा पी के फिर आराम समझ में आते हो ऐसे करना था यार, क्या बात है। जैसे हार्वी भाई को लगता है कि शादी नहीं करता तो बढ़िया रहता, समझे नहीं समझे, तब समझ में आती है बात। इसलिए कुछ सीखो आप मेरे से, ठीक है। देखो आगे इसमें ध्यान दो, ये सारी नदियां मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें देखो बाएं तक, ये तो सब किसकी थी? बाएं तक से यमुना पड़ी, दाएं तक से सोन पड़ी, दो बड़ी नदियां दाएं तक से आकर मिलती हैं। अब बाएं तक से आकर पढ़ते हैं, बाएं तक से, ये बाएं तक से, ठीक है। बाएं तक से मिलने वाली नदियों में एक है राम गंगा, कौन नदी है? एक है गोमती, कौन सी है? राम गंगा गोमती। ये आती काली, कौन आती है? काली में मिलती है घाघरा, कौन मिलती है? तो देखो राम गंगा गोमती काली घाघरा राप्ती, कौन सी है? गंडक लाल बकिया बागमती कोसी महानंदा महा। अब आप कहोगे सर कमला नहीं बताया, नहीं बताया, कोसी की सहायक कौन है ना, और बूढ़ी गंडक नहीं बताया, है ना। आप कह सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर मैं कहीं छोड़ा है तो वो जानबूझ के छोड़ा होगा। बिहार स्पेशल के लिए जब सर पढ़ाएंगे तो बिहार के संदर्भ में ज्यादा डिटेल से बात सर आपसे कर लें, ठीक है ना। इसलिए मैंने बिहार की नदियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ ये याद रख सकते हो कैसे कमला कैसे कोसी कैसे जुगाड़ कर लो, है ना। कमला कोसी नदी में आकर मिलती है, कमला किस मिलती है? बागमती बूढ़ी गंडक इसके साथ मिल जाती है। बूढ़ी गंडक से कौन मिलती है? बागमती मिलती है, हो जाएगा याद। तो बूढ़ी गंडक बागमती दोनों वैसे बनता है, और कैसे कमला और कैसे कोसी ऐसे बनता है। लेकिन राम गंगा के बारे में सुनते हैं, किसके बारे में? राम। तो भाई साहब राम गंगा नदी के बारे में आप सब जानते हो। राम गंगा के बारे में, राम गंगा जिस नेशनल पार्क से बहती है ना, उस नेशनल पार्क का नाम है कौन सा? तो उसका नाम है कौन सा? जिम कार्बेट। कौन सा है? राम गंगा जहां से बहेगी ना जिस नेशनल पार्क से, उसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। पहले इसकी स्थापना 1936 कब हुई? 1936 में जब ये बना राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। और फिर जब ये बन गया बाद में इसका नाम कर दिया गया कौन सा? जिम कार्बेट। क्या कर दिया गया? जिम कार्बेट। और फिर इसका नाम कर दिया गया राम गंगा राष्ट्र। अभी वर्तमान में जो नाम है वो क्या नाम है? राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा नेशनल पार्क। बेटा क्या हो गया? अरे शांत रहो, क्या हो गया? अरे पता दे, कुछ नहीं हुआ,
ये बीच इसमें क्या है ऐसा, कभी ये इधर से हाथ धरता है, कभी ये इधर से हाथ धरता है भाई? क्या हो गया भाई? तू आगे आजा, आजा आजा आजा। सुनो बहुत से परेशान है इस बार, तो आगे जाना इसको, सॉरी आजा। देख मैं आऊंगा तो मैं खींच के लाऊंगा इधर, इज्जत से आजा, आजा आजा। अब एक बच्चा लिख रहा है के मेहरा, सब बांध में कंफ्यूज हो रहा है, अलग से पढ़ा दीजिए बेटा। बैठ से क्या दिख रहा है, अवार्ड थोड़ी दिया जाएगा बस ये ले। और अब तो मन नहीं लगेगा तुम्हारे दोनों का है? सुनो एक लड़का लिख रहा है कि सर अखंड सिंगल लड़कों की पहचान है कंधे पे हाथ रखना। ऐसे थोड़ी होता है, ये वे लड़के भी हो सकते हैं जो आदत से बहुत खराब हो चुके हैं हाथ धर के। ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा देखो रामगंगा पे देखो, रामगंगा दो नदियां ध्यान रखनी है। बाएं तरफ से सबसे पहली गंगा मिलती है रामगंगा, कौन मिलती है? तो पहली गंगा की सहायक जो है वो कौन सी है? रामगंगा। और सबसे अंत में महानंदा, कौन आती है? मानंदा का एक प्रश्न बहुत फेमस है, और वो प्रश्न है कि मानंदा की उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियां, कौन पहाड़ियां है? दार्जिलिंग की पहाड़ियां। तो एक बार रामगंगा के बारे में भाई आगे लगा, आगे लगा, आगे नहीं है लगा दो। लाइट नहीं है उसमें, पंखा भाई पंखा बंद कर दो यार, ठीक है अभी बता रहे हैं, बस आगे चल रहे। परेशान तो नहीं हो रहे ना? पक्का ठीक। रामगंगा के किनारे बहुत सुंदर शहर है एक, है ना, उसका नाम है नैनीताल। कौन सा है? एक शहर है अल्मोड़ा, कौन सा है? बहुत सुंदर शहर है नैनीताल। और बस मैं जाऊंगा नैनीताल, जाऊंगा अब की बार पक्का जाऊंगा ना। बस मेरी तबीयत थोड़ी सी हल्की फुल्की खराब चल रही है भाई, ये गलत है, ये नहीं लगेगा दोस्त दादा, ये नहीं लगेगी पीडीएफ। हाँ आगे सही सही सही। तबीयत ना ज्यादा ही खराब हो रखी है, सिर में ना बहुत दर्द होता है यहाँ, तुम्हें होता है? कितने लोगों का सर दुखता है यहाँ से? दुखता है बहुत, ये सब लोग फोन चला चलाते हैं। इसके इनसे होता है टेंशन टेंशन टेंशन, तनाव से ना। यार जी क्या आंख गला मेरा नहीं, इधर देखो। तो भाई एक इस रामगंगा किनारे नैनीताल और अल्मोड़ा, और नैनीताल में ही फिल्म आपको मैंने कई बार बताया, सिर्फ तुम, कौन फिल्म बनी थी? सिर्फ। उसका गाना बहुत सुंदर है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, सुना है तुमने? ये गाना सुनने में जो 19 साल में जो मजा आता है ना इस गाने का। मैं सोचता हूँ यार एक बार वापस वो दिन आ जाए ना। हमारी तो लाइफ खराब हो गई ना, जब बड़े हुए तो इतने टेंशन में थे कि खाने का जुगाड़ करना है ना, वो व्यवस्था उसी व्यवस्था में रह गए, बुढ़ापे की तरफ आ गए। अब मन करता है काश हम भी, क्या होता है? देखो दो नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनीताल और अल्मोड़ा। कौन नगर है? नैनीताल और अल्मोड़ा, रामगंगा के किनारे, गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी, गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। और भाई अल्मोड़ा में, ये सब याद नहीं करना है आपको, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में द्वार हाट से निकलती है, कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। आगे देखो इसमें सुनामी सर, नाम है सुनामी सर, उनके पास में एक नोट्स है, अगर वो दे तो उनसे ले लेना, उनके पास एक हिस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो वो नहीं देने का, तो नोट्स मैंने उनको काफी मैंने दे दो नहीं नोट्स बच्चों को, मैं तो अपने नोट्स को बढ़िया बढ़िया बना कर देता हूँ सब, है ना। तो अब अच्छे से मतलब नहीं है, वो सर से अगर नोट्स मिल जाए तो उनके पीछे उनको बोल देना कि अमित सर ने कहा है कि नोट्स हैं हिस्ट्री के, आपके पास दे दो, ठीक है ना। मुझे नहीं, उन्होंने बड़ा काम कर रखा है, अच्छा काम किया हुआ है उसके ऊपर विषय पर, लेकिन वो नोट्स मैंने नीचे ऑफिस में कह लिया, ऊपर भी स्टूडेंट में कहा, एडीओ के बैच में पढ़ा था, मैं वहां भी कहा जाके, मैं वो नोट्स देता हूं बच्चों को, तो देते ही नहीं है ना। पर वो दे दे भैया, मतलब अच्छा नोट्स बना रखा है ना, मिल जाए तो देख लेना, नहीं मिले तो फिर जो चल रहा है सो ठीक। देखो अभी क्लास में सुनामी सर को मेरे सामने क्लास में बुला लेना, ठीक है, मेरे क्लास से पहले बुला लेना लास्ट में, ठीक है। तो यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, खत्म बच्चे तुम सारे, किसी भी बात में शोर मचाते हैं, तो मतलब यार डबल कुछ। 5 जून 1972 कितने तारीख है? एक विश्व पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हुआ, है ना, एक सम्मेलन हुआ दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए। कब हुआ? 5 जून 1972, 5 जून 1972, ठीक है, बात क्लियर। इस सम्मेलन की जगह थी स्टॉकहोम, कौन सा था? स्वीडन में है स्टॉकहोम, स्वीडन में कौन है भाई? स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम के अंदर। तो स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ 5 जून 1972 तो इंदिरा गांधी गई थी वहां पर, कौन गया था? इंदिरा गांधी जी वहां से 5 जून 1972 गई, 2 दिन जो सम्मेलन चला, फिर वहां से वापस आई, आकर के भारतीय संसद में एक एक्ट बना, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा बना? ठीक है ना। तो ये जो अधिनियम बना 1972, अधिनियम का नाम था 1972, जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि भाई वन्यजीवों की सुरक्षा करेंगे, विलुप्त प्रजातियों को बचाएंगे, ये करेंगे, पर्यावरण को लेकर के इस बात से संबंधित। आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 5 जून 1900, भारतीय प्रतिनिधि इंदिरा गांधी वापस आई, एक्ट बनाया 1972। इसके तहत बात हुई कि भाई टाइगर विलुप्त हो रहे हैं सारे, क्योंकि जितने भी राजा थे उनके पास एक ही काम, आराम से सौरानियां 200 ब्याकर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टाइम बच गया शिकार करने, चलो शिकार, मतलब उनको लगता था शेर को मार के हमने वो बन गए, मतलब तीस मार का बन गया ना। एक तो शिकार इसलिए करते थे ताकि प्रैक्टिस हो युद्ध के लिए, तीर भी चलाना, युद्ध तीर नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए भी था। तो ये लोग शिकार करते थे, तो सारे बाघ निपटा दिए, अंग्रेजों ने निपटा दिए, सारे शेर निपटा दिए, तेंदुए निपटा दिए, सब निपटा दिया। तो फिर भाई कि भाई बाघ बचाओ, आप अगर बाघ नहीं बचाओगे तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो फिर प्रयास हुआ कि हम टाइगर प्रोजेक्ट लाएंगे, और टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वर्तमान नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। बंद कर लिया इसको, बंद कर लिया इसको फोन नहीं। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1900, अच्छा कैसे याद रख सकते हैं, फाइनेंशियल जो ये होता है वित्त वर्ष होता है, वो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल।
1 अप्रैल 1973 में स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 5 जून 1972, इंदिरा गांधी वापस आई, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसी वर्ष बना। और अगले साल 1 अप्रैल 1973 को शुरू हो गया क्या, टाइगर प्रोजेक्ट। और उसका जो सबसे पहले जहां से उद्घाटन हुआ वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बताओ बात समझ में कि नहीं। इसलिए भारत में सबसे अधिक बाघों का अगर घनत्व मिलता है, देखो सबसे बड़ा नहीं है ये, सबसे बड़ा तो श्रीशैलम है ना, श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सबसे बड़ा तो कौन है, नागार्जुन सागर श्री। लेकिन सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व जो है वो कहां पर मिलता है, जिम कॉर्बेट में। और पहली शुरुआत हुई वो भी कहां से हुई, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से शुरुआत 1 अप्रैल 1973। दो नगर आप याद रखेंगे, रामगंगा पहली सहायक है, एक अल्मोड़ा और एक कौन सा, नैनीताल। अभी आती गोमती। भाई साहब गोमती निकलती है उत्तर प्रदेश में फुलहर झील। कौन झील है, उत्तर प्रदेश कौन झील है, फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से, उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से निकलती है कौन सी नदी, इसका नाम है गोमती। गंगा में मिलने वाली ऐसी सहायक जिसका उद्गम मैदानों से होता है, तो मैदानों से उद्गमित कौन सी, केवल गोमती। गोमती है, गोमती के किनारे स्थित है लखनऊ। कौन नगर है, लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ है। और लखनऊ में एक आईडीबीआई का मुख्यालय भी है। एक नदी आती काली या महाकाली या शारदा। देखो काली, महाकाली या शारदा, ये काली, महाकाली या शारदा जो है ना, ये काला पानी से निकलती है और निकल करके ये उत्तराखंड और किसकी सीमा बनाती है, नेपाल, दोनों की सीमा बनाती है। इसका पंचेश्वर बांध है। कौन सा बांध है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पंचेश्वर बांध लिखा है, इसमें पंचेश्वर लिखा है ना। उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर कौन सा बांध है, पंचेश्वर, परियोजना है पंचेश्वर, ठीक है ना। तो इसमें तो मैंने आपको बताया था सोगोली की संधि 4 मार्च 1816। बिहार की परीक्षाओं में ये संधि इतनी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। और सोगोली की संधि जो हुई, उस सोगोली की संधि में सीमा का निर्धारण हुआ, और सीमा का निर्धारण हुआ कि भाई काली जो नदी है वो काली नदी के पूर्व में कौन होगा, नेपाल, और पश्चिम में कौन होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब भारत, ठीक है ना, भारत होगा। फिर देखो ये जब यहाँ से निकली फिर आई यूपी में आई ना, यूपी में आई तो इसमें मिल गया कौन सी, घाघरा। अब भाई जैसे ही घाघरा मिली तो घाघरा के मिलने के बाद में इसका नाम पड़ गया सरयू। क्या नाम पड़ गया, सरयू। अब यूपी में किस नाम से भाई, सरयू। सरयू के किनारे कौन है, अयोध्या। सरयू किनारे अयोध्या बसा हुआ, ठीक है ना। और फिर ये जब बिहार की सीमा पर बही, तो बिहार की सीमा पर बही तो फिर इसको कहा गया वापस से घाघरा। वापस नाम क्या पड़ा, घाघरा, इसका नाम वापस हो गया, ठीक है। सरयू के किनारे कौन सा नगर है, अयोध्या नगर है, ठीक है ना, अयोध्या नगर, ठीक है। तो अयोध्या जिसको क्या कहते हैं, फैजाबाद। घाघरा की एक सहायक नदी राप्ती भी है। कौन सी है, राप्ती। और घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक भी। तो ये वाला है घाघरा का। एकमात्र प्रश्न आता है केवल मापचाचोंग ग्लेशियर। तो नेपाल में किस ग्लेशियर से निकलती है, मापचाचोंग ग्लेशियर। मापचाचोंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। मापचाचोंग ग्लेशियर से क्या होता है इसका, आगे बात समझ में। तो ये कुल मिला के बात है। आगे चलते हैं, अगली नदी गंडक। चंपारण नगर किसके किनारे है, गंडक। कोसी को कहते हैं बिहार का सो। महानंदी निकलती है, महानंदा निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। और दार्जिलिंग की पहाड़ी वेस्ट बंगाल से निकलती है। इसकी एक साइड नदी कौन है, मेची। ये बड़ा प्रश्न मैंने देखो बीपीएससी का पेपर हुआ, मैंने यूट्यूब पर करवाया। यूट्यूब पर मैंने कहा था, बच्चों को बताया था कि इसको याद कर जाना, कोसी मेची पूछेगा, वीडियो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, और प्रश्न पूछा, समझे नहीं समझे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। मेची किसकी सहायक है, महानंदा की। कोसी की सहायक नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनो। कोसी मेची को लिंक करते हैं, ठीक है ना। कोसी मेची को लिंक कैसे करेंगे, तो भाई सब देखो, अब बाढ़ है, बाढ़ पानी को रोक नहीं सकते नेपाल के अंदर, तो चूंकि नेपाल में पानी को नहीं रोक सकते ये बावली तुम लोग गांव से आई हो ना, तुम लोग तो गांव से आई है, चुप नहीं हो सकते हो 2 मिनट। तुम भी गांव से आई हो, हाँ गांव से आई है, तुम भी गांव से आई है, तुम भी गांव से आई हो, या पटना में रहती हो, गांव से आई हो, है ना। तुम्हारा पहनावा देख के गांव की लग रही हो तुम, है ना। देख दादागिरी देखो इसकी, मेरे सामने कौन आई है नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन घर पे बैग में क्या रखा, दिखाने निकाल इसे बैग खोल के निकालने को निकाल देना, इधर निकाल, क्या है निकाल, इधर खिला तो दिला, मुझे खिला दे भाई, मतलब मुझे खिला पास्ता लग जाएगी खाती आती है रास्ते में है। चलो देखो सुनो बच्चे सुनो, ये कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। मेथी देखो ऐसा था कि महानंदा में आकर कौन मिलती है, मेथी। तो कोसी से जो बात आती है, इसलिए कोसी का पानी उठाएंगे, किसमें डाल देंगे, मेथी जाएगी महानंदा, कोसी का पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कोसी मेची लिंक परियोजना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न आया था, लेकिन वो प्रश्न ऐसे नहीं आया कोसी मेची लिंक का, वो प्रश्न आया कि कोसी मेची लिंक परियोजना का संबंध किन जिलों से, तो बिहार के अंदर पूछा गया, बिहार स्पेशल में उसको पूछा, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है ये परियोजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगली नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी है, इसको कल बता दी क्या, बताऊं, ठीक है। सुनो आगे सुनो भाई, सब ऊपर जाए, ओह बहुत दुख हो रहा है ऊपर से जा रहा है। तो देखो ये यहाँ पे झील है, इसका नाम है मानसरोवर। कौन झील, कहाँ पर है, तिब्बत, कहाँ पे है, तिब्बत में कौन झील है, मानसरोवर। तो भाई मानसरोवर से निकलती है नदी, ला दुखी हो रही है घंटे से, पहले फोन दे, ये फोन नहीं बंद करते। मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र। कौन निकलती है, देखो तिब्बत के पठार पर बहेगी, इसके किनारे तिब्बत की राजधानी कौन है, लसा। आगे चलिए आगे यू टर्न लिया, कैसे टर्न लिया, एक ग्लेशियर है, इसका नाम एक दर्रा है, इसका नाम यांगयाप। कौन दर्रा, यांगयाप दर्रा जो है, यांगयाप दर्रा, उस यांगयाप दर्रे से एंटर करके कौन, ब्रह्मपुत्र से प्रवेश किया। चोटी थी जिसका नाम था कौन सी, नामचा। कौन चोटी है, नामचा बरवा चोटी से के पास से टर्न लिया, और टर्न लेकर के और यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश किया। आगे चली अरुणाचल के बाद आई असम, किसमें आई, असम में। कहां पे आई, असम के बाद में इसमें एक द्वीप आता है, इसका नाम है माजुली। कौन द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। कौन सा द्वीप है, भाई जब माजुली द्वीप आया आपका, और ये माजुली जो द्वीप आया ना, इसके बाद में ये असम में बह, असम में बहती आई ब्रह्मपुत्र कहां पर, बांग्लादेश में एंटर मार गई, बांग्लादेश में बहने लगी, गंगा से मिली, गंगा से मिलकर गिरी बंगाल की खाड़ी। इसका प्रभाव 2 भारतीय राज्यों में होता है, एक राज्य है अरुणाचल, दूसरा राज्य असम। एक अरुणाचल, दूसरा दो। अब सुनो पानी बहुत है इसमें,
और पानी बहुत है, तो ये अरुणाचल में तो फिर ये इसमें कई सारी साइड नदी मिल जाती है, पहाड़ों में पानी आता है ना भाई, इधर से बारिश होती है तो पूरा पूर्वांचल में बारिश होती है, इधर शिवालिक में खूब बारिश होती है, इतना डापला मेरी अब इसमें पहाड़ियां, तो इतनी सारी नदियां जब एक साथ असम में आएंगी तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आएगी तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम का शोक, क्या कहते हैं असम का शोक। अवसाद भी बहुत आता है, बहुत सारा अवसाद आता है, तो उसके अंदर जीवाश्म भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा जीवाश्म अगर होते हैं तो इसका मतलब वहां पर कोयला, पेट्रोलियम और गैस के क्या पाए जाते हैं, भंडार, असम के मैदान में सब पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, तो एक बात तो होगी, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और माजुली द्वीप को बना दिया जिला, क्या बना दिया जिला, किसने बनाया, असम, असम राज्य ने इसको क्या घोषित कर दिया, जिला, इसलिए दुनिया का सॉरी भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला कौन है, माजुली, कौन है, माजुली। साल भर त्योहार और ये सब फेस्टिवल्स मेले वेले जो है खूब लगते हैं यहाँ पर, इसलिए असम राज्य का सांस्कृतिक केंद्र किसे कहा जाता है, माजुली, किस कहा जाता है, माजुली, माजुली को कहा जाता है असम राज्य का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। देखो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 है, लंबाई है 29, भारत में ये केवल 1346 है ना, 1346 है ना। देखो इसकी ना कहीं भी अलग अलग लंबाई एग्जैक्टली ऑथेंटिक कोई डेटा इसका मेरे पास में 850 के आसपास इसमें है ना। फिर देखो इसमें ब्रह्मपुत्र असम का क्या कह दिया, शोक, ठीक है ना। देखो अफवाह बेसिन तिब्बत में मिलेगा, भारत में मिलेगा और बांग्ला, कुल अफवाह बेसिन है 5.80, कितना है 5.80 लाख, 5.80 लाख, और भारत में इसका नदी बेसिन केवल कितना 2.5 लाख, 2.58, 2.5 लाख, कितना है 2.5 लाख। ऐसे देखो कई चीजें ना ऐसे सीधी याद करनी होती है, उसको 2.58 लाख याद करोगे 2.5 लाख याद हो जाएगा तुम, ठीक है ना। जैसे 2525 किलोमीटर लंबाई ना 25 याद करोगे हो जाएगा, है ना। कई बार कोई आंकड़ों को सीधा याद किया जाता है, हो जाता है ना, विश्व रेखा 876 है, उत्तर दक्षिण 3 2 1 4 है, तो कई बार आंकड़ों को अपने तरीका होता है कैसे याद हो ना। तो कुल नहीं इसको रहने दो तुम लोग यार, मैं पता क्या हुआ ना कि किसी क्लास को पढ़ाते समय जिस दिन मैंने कोई रेफरेंस बुक पढ़ी होगी, मैंने बताया ना एमए की किताब पढ़ी होगी, मैंने कोई भी डेटा लिखवाया है ना कहीं भी क्लास में, तो वो डेटा मैं दिखा सकता हूँ कि उसका सोर्स ये है, जितने भी डेटा होते हैं ना कहीं भी लिखवाता हूँ मैं सोर्स दिखा सकता हूँ कि भाई ये सोर्स था मेरा, यहाँ से मैंने ये लिखवाया। कई बार क्या होता है रेफरेंस बुक जिस दिन पढ़ गया तो वो रेफरेंस बुक का दिमाग में रहेगा एमए की किताब का, अब वो एमए की किताब को भी राजस्थान सरकार ने उनको मान्यता दी, वैसे थोड़ी ना वो गलत किताब। देखो डेटा का मामला है, अब मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि वो रेफरेंस बुक का है कि एक रेफरेंस बुक का है। अब एनसीईआरटी वाला डेटा कौन सा है वो देख के करेक्शन करवाना पड़ेगा ना, एनसीईआरटी में क्या डेटा है वो देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं देख के करेक्शन करवा देंगे ना इसका, कोई नहीं। हाँ करवाया था ना एनसीईआरटी से, हाँ मैं एनसीईआरटी के ही डेटा में कोशिश करता हूँ, हाँ तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि सारे डेटा एनसीईआरटी के ही जाएं, समझ रहे हो, कोशिश यही रहती है ना। जैसे एक टॉपिक ब्रह्मांड छोड़ के मैं सारा एनसीईआरटी अपडेट करवा देता हूँ, लिख भी देता हूँ बहुत जगह पर कि एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, ताकि बच्चे को दिमाग में रहता है कि हाँ भाई एनसीईआरटी सर ने बताया हुआ है, ठीक है। ये अब सुनो, इसका उद्गम मानसरोवर झील एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कौन ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग, इससे होता है, और तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो, क्या कहते हैं सांगपो, तिब्बत में क्या बोलते हैं सांगपो, जिसका मतलब होता है शोधक या पवित्र करने वाले, और इसको चीनी भाषा में यारलुंग, क्या कहते हैं, चीनी भाषा में यारलुंग, तिब्बत के लोग इसको बोलते हैं सांगपो, क्या बोलते हैं सांगपो बोलते हैं, सांगपो, ठीक है ना। भारत में प्रवेश यांग प्रदेश होता है तब इसका नाम क्या होता है दिहांग, आगे चलकर ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना है ना भाई, प्रवेश पर नाम दिहांग, आगे चलकर अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में एंटर करेगी तो नाम जमुना, जमुना है, और जमुना नदी है, और फिर ये गंगा से मिलते हुए और कहाँ गिरती है आपकी, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी, बंगाली खाड़ी। इसके बाद में सुनो, ये इसकी सहायक नदियों का एक मैप है, जैसे इसमें एक नदी आती है और ये आकर मिलती है, इसका नाम लोहित, कौन नदी है, लोहित का एक बहुत अच्छा प्रश्न बताऊं आपको मैं, लोहित का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये दो स्थान पड़ते हैं, एक अरुणाचल का पड़ता है जिसका नाम है धोला, और असम का एक पड़ता है कौन सा, सदिया, एक तो सदिया है और एक कौन सा है धोला है, एक सदिया है और एक कौन सा है धोला, धोला सदिया, इन दोनों को मिलाते हुए 9.15 किलोमीटर लंबा, कितना लंबा है 9.15 किलोमीटर लंबा जो है। एक लड़की इरिटेट हो गई बहुत ज्यादा, ये लिख रही आज सिलेबस कंप्लीट ही करवा दीजिए सर, सर अब खाना भी नहीं खाएंगे, अब हम खाना भी नहीं खाएंगे क्या, तो वो 5 मिनट पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 50 तक तो क्लास ही, ठीक है। तो धौला सदिया पुल है, कौन सा पुल है, धौला सदिया, भाई धौला सदिया पुल का नामकरण किया गया भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, धौला सदिया, देखो धौला सदिया पुल है, धौला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। धौला सदिया पुल का नामकरण असम के गायक थे जिनका नाम था भूपेन हजारिका, क्या नाम था, उनके नाम से इसका नाम कर दिया गया भूपेन हजारिका पुल, क्या नाम कर दिया गया, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया धौला सदिया पुल का, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा वर्तमान में सड़क पुल कौन सा है, धौला सदिया, यह नाम क्या हो गया, भूपेन हजारिका। एक पुल और है 4.94, कितना लंबा है 4.94, और इस पुल का जो नाम है, इस पुल का नाम है कौन सा, इसका नाम है बोगीबील, कौन सा है, कौन सा पुल है, बोगीबील, कौन सा पुल है, बोगीबील। और जो बोगीबील पुल है ना, ये बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मरीन ड्राइव कितने लोग गए हैं, गए सब हैं, बता कोई नहीं रहा है ना, चल कोई बात नहीं, मैं तो जाता ही रहता हूँ, कहाँ है सड़क वो कितना, नहीं वहां पर मरीन ड्राइव में नहीं कुछ नहीं है, काम का है कुछ नहीं है तो सुधर जा तो पता है क्या है, तो मरीन ड्राइव के ऊपर जाओगे तो एक पुल बना हुआ है वहाँ, जो साइकिल है मरीन ड्राइव का, वहाँ पर एक पुल है, उसका नाम है दीघा पुल, कौन सा पुल, दीघा पुल है, दीघा ब्रिज है। और जो दीघा ब्रिज है ना, उस ब्रिज में आप कभी जाना नहीं गए हो तो गए हैं, पुल के ऊपर से गए हैं ना, वेरी गुड। तो आप उसमें देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है दिखेगा कि नीचे से उसमें रेल चलती है और ऊपर से उसमें सड़क जाती है, समझे नहीं समझे भाई, सारे पुल ऐसे ही बनने चाहिए है ना भाई, उसमें जो भी पुल बना उसमें रेल लाइन भी बना दी हो, बस कोई भी पुल बना दे इसमें, उसमें रेल भी बना दो, जहाँ पुल बनते हैं नदियों के ऊपर है कि नहीं, ताकि अगर रेल लाइन नहीं भी है तो कभी जब निकले तो उसमें से रेलवे भी पास हो सकती है, तो है तो दीघा पुल देखना रेल से सड़क पुल है ना, और सबसे लंबा रेल से सड़क पुल है जिसका नाम है कौन सा, बोगीबील, बोगीबील असम में ब्रह्मपुत्र पर है, बोगीबील असम में ब्रह्मपुत्र, बाकी पढ़ाएंगे आपको कल। अरे हाँ सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, क्यों खड़ा बैठ क्यों खड़ा है भाई, सुनो मैं बताऊं, सर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, छुट्टी आएंगे सर, क्लास है उनकी कल का, एक काम करते हैं समय ना यार, देखो अभी ना मेरे बहुत सिर में दर्द है, मैं थोड़ा सा सुन तो लो, पूरी बात नहीं सुन रहे हो, तो मैं थोड़ा सा लेट तक सोना चाह रहा हूँ कल 9 बजे तक है ना, तो कल का समय अपने रखते हैं
9 बजे रखते हैं शाम, 8 बजे थोड़ा जल्दी हो जा रहा है ना। तो और सुनो सुनो एक बात और सुन लो, उनको मैंने बोल दिया है, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को, तुम्हारे जनगणना का टॉपिक नहीं हुआ था, एक नहीं हुआ जनगणना और एक परिवहन क्वेश्चन है ना, तो मैंने उनको लिख के दे दिए थे आज टॉपिक, तो वो उन लड़कों ने जो क्वेश्चन बना दिए होंगे, तो आप परसों मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन या 3 दिन, 2 दिन कम से कम मान के चलो, 2 दिन क्लास और ट्यूशन पढ़ाएंगे आपको, उसमें जनगणना करवा देंगे और एक परिवहन करवा देंगे, एक कुछ और करवा देंगे, जैसे घास के मैदान है, विश्व की पर्वत की चोटियां हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा विश्व की कुछ नदियां हैं, तो वो हाँ वो मैंने बता दिया उनको, लिख के दे दिया, तो वो क्वेश्चन करवा देंगे, 3 दिन क्लास और रख लेंगे टेस्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा ना बेटो। तो फिर उसके बाद फिर आपकी क्लास या तो लगवा देंगे बिहार की लगवा देंगे या फिर इकोनॉमिक्स या कोई भी लगवा देंगे। देखो सुनो सुनो, हमारे ना एक कहावत है कि गादड़ी की जल्दी से बेर नहीं पकते है ना, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, गीदड़ होता है ना, गीदड़ अगर जल्दी करेगा तो बेर थोड़ी पक जाएगा उसके करने से, तो तुम्हारे कहने से कि नहीं नहीं साइंस पहले, हिस्ट्री बाद में, ज्योग्राफी बाद में, है ना, होम साइंस बाद में, ये थोड़ी होगा, ये बताओ, तो नहीं सुनो, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि देखो इतने सारे बैच है, सब टीचर्स इतने बिजी हैं, मेरी 10 घंटे क्लास हो रही है, बताओ, तो मेरी भी अपनी व्यवस्था ज्यादा हो रखी है, बाकी टीचर्स मेरी तरह बिजी होंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कहा नहीं पहले ये करवाओ पहले वो करो, ऐसा नहीं होता है, सारा करवाना है, सारा करवाना है ना, तो सारा करवाना है तो ठीक है, उसमें साइंस का नंबर आ जाएगा, उसमें बिहार स्पेशल भी आएगा या और जो इकोनॉमिक्स भी आएगा। अब ये देखा जाएगा कि बुधवार या बृहस्पतिवार से कौन टीचर फ्री है, तो जो भी टीचर फ्री होंगे, जो भी अवेलेबल होंगे, उनकी क्लास लग जाएगी, इसमें बवाल नहीं करना होता है इसमें कि पहले वो करवा दो वो करवा दो, जो आए टीचर उनका पढ़ लो, पढ़ना सारा ही है, ऐसा थोड़ी एक को छोड़ना है, तो फिर तो उसमें बलंड नहीं करना है, सिंपल बात है, जो टीचर फ्री होंगे उनकी क्लास लग जाएगी, बस इसमें चूचा पाट करने की आवश्यकता नहीं, दैट्स इट। ठीक।